दरवर्षी आपण 2/2 म्हणजे नलिनचंद्र गांधी यांची स्मृती दिन, हा त्यांचा 26वा स्मृती दिन आहे. आणि आपण दरवर्षी जो बोर्डिंगमध्ये कार्यक्रम घेतो आणि विद्यार्थ्यांना एक पुरस्कार देतो, तो या कोविडच्या 19च्या प्रादुर्भावामुळे आपण तो झूमवर नवीन टेक्नॉलॉजी वापरून झूमवर आपण तो करणार आहोत. आणि याचे प्रमुख पाहुणे आणि प्रमुख अतिथी कृष्णप्रकाशजी आपल्याकडं लाभलेले आहेत. त्यांचं मी मनापासून स्वागत करतो आणि झूमवर त्यांचं विचार ऐकण्याची संधी आपल्या सर्वांना मिळते. आणि थोड्या वेळात हा कार्यक्रम सुरुवात होईल. मी चतुर्वेने विनंती करतो की मी त्यांचा सत्कार करावा. पुणेरी पगडी, शाल व श्रीफळ म्हणून सत्कार करावा. सर इकडे आम्हाला भाग्य आहे. या बोलिए. 2/2 सगळ्यांच्या लक्षात आहे. स्वर्गीय नलिनचंद्र गांधी यांचा स्मृती दिवस आहे. आज हा 26वा स्मृती दिवस आहे. या करोना काळामध्ये अनेक बदल झाले, त्यातले काही बदल आपण अंगीकृत केले. हा कार्यक्रम आपण 26व्या वर्षी सातत्याने करत आहोत. फक्त यावेळेला समक्ष न भेटता आपण हा झूमवर करत आहोत. उत्तम छात्र पुरस्कार जो दिला जातो ते यावर्षी देता येणार नाही, कारण या वर्षात बोर्डिंगच बंद होतं आणि छात्र पण नाही आहेत. पण हा उपक्रम आपण सातत्याने चालू ठेवला आहे. 2 हेतू आहेत की HND हॉस्टेलमधल्या छान उत्तम छात्राला पुरस्कार पण देणे आणि समाजाला एक चांगलं व्यक्तिमत्व, चांगल्या व्यक्ती करून ज्याची इमेज अतिशय चांगली, ज्यांनी समाजासाठी काही काम केलेलं आहे, अशा व्यक्तींना आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा पण उपक्रम आहे. 26 वर्ष सातत्याने आपण करत आहोत. हे उपक्रम चालू राहण्यामागे एकतर हॉस्टेल आणि माझे प्रिय विद्यार्थी तसंच सुरेंद्र गांधी सर यांच्या उत्साहाने हा कार्यक्रम दरवर्षी पार पडतो. आज आपल्याकडे आपलं अहोभाग्य आहे की या झूमच्या नात्याने आपण इतके दिवस फक्त पुण्यातले लोक भेटत होतो, आता देशात परदेशातून सुद्धा आपले विद्यार्थी हा कार्यक्रम पाहू शकतील. हा फेसबुकवर आहे, हा झूमवर आहे, हा यूट्यूबवर आहे. आणि आज आपले प्रमुख पाहुणे जे आपल्याला काही विचार सांगतील, आपल्याला प्रबोधन करतील, असे कृष्णप्रकाशजी आज कमिशनर ऑफ पोलीस इथं पिंपरी चिंचवड त्यांच्या कार्यालयातच आम्ही आलेलो आहोत. त्यांच्या व्यस्त वेळेतून त्यांनी वेळ काढला आहे. विद्यार्थ्यांसाठी म्हणल्यानंतर ते तयार झाले आणि ते 1998चे IPS आहेत. त्यांचे कार्य अनेक ठिकाणी आहे, पण त्यात खास करून ASP मालेगाव, SP बुलढाणा, SP अमरावती रूरल, SP सांगली, SP अहमदनगर, ॲडिशनल CP बृहन्मुंबई कमिशनरेट, DIGP CID क्राईम वेस्ट, MS पुणे, स्पेशल IGP VIP सिक्युरिटी MS मुंबई, स्पेशल IGP ॲडमिनिस्ट्रेशन MS मुंबई, स्पेशल IGP and CP पिंपरी चिंचवड. अनेक पुरस्कार त्यांना मिळाले. त्यांचं कार्यच एवढं अचाट थोडक्यात सांगायचं म्हटलं तर अवॉर्डेड पोलीस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्व्हिसेस ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडन्स डे 2014, awarded DG's insignia for commendable services, awarded Mahatma Gandhi Peace Award for the Communal Carnival Maregaon, awarded Mahatma Gandhi Shantata Puraskar for making maximum number of villages disputes free in the year 2008-2009 for Sangli district, also bagged second position for keeping the police premises green, awarded Mahatma Gandhi Shantata Puraskar for making maximum number of villages disputes free from Ahmednagar district, awarded with Maharashtra Urdu Academy Award. This is a new angle, sir. We never expected this kind of a
introduction for this kind of a person in police, but very interesting. Awarded with Vishwa Hindi Sahitya Sammelan Award for promoting Hindi. These are a few I could mention, and he's also known for his physical fitness. He's a motivating figure, he's an inspiring person. I've got a chance to listen to his speech in Vardhaman Stana. That day I had a dream to meet such a person, which has come true today. In fitness, in running, in walkathon, in marathon. He has gold medal in walkathon competition for 6 times, and the latest one which I would like to mention, this is, I would like to have your attention. This is first government servant of India to earn the title of Iron Man in 14 hours 8 minutes. Consisting, and what's an Iron Man, is swimming distance of 3.86 kilometers, cycling 180 kilometers, and running a distance of 42 kilometers, that too in 14 hours 8 minutes. And this does not stop here. He has done Ultraman, he has done 421 kilometers of cycling, 84 kilometers of running. He has also done this he done in Noosa Head, Sunshine Coast, Australia. First IGP rank officer in the globe to do so. There's one more golden feather in the back. He is the first Indian to finish RAW, the race across West America. He secured the 4th rank in the men's open solo event, 18 to 49 years. He is globally considered the world's toughest cycling course RAW passes through, and he has done that. It passes through 4 states of California, Arizona, Utah and Colorado. This is 1500 kilometers of cycling, and you can imagine the temperature difference. It goes from 48 degrees to 52 degrees, and at times it is also freezing cold. His name has been enrolled in World Book of Records Limited UK, and honoured for being first Indian government servant, civil servant and uniformed service officer, including of armed forces and paramilitary forces, to earn the Ironman title on 19 January, very latest. The biodata and profile is endless. Here is a person who is physically fit, and I was just listening before, is very well versed with so many religious granthas, and he speaks fluently about Gita and also on Jainism. So without taking much of your time, sir, it's a great pleasure to have you, and please address our students. The audience today is going to be students, the community at large, friends, relatives in Pune and across the country. Please. Jai Jinendra, Jai Hind. Gopal Das Neeraj is a famous poet. He also prepared many lyrics for the films, and he has written it very well. That अकेला चला था अकेला चलूंगा, अकेला चला था अकेला चलूंगा, सफर के सहारों न दो साथ मेरा, सहज मिल सके वो नहीं लक्ष्य मेरा, बहुत दूर मेरी निशा का सवेरा। अगर थक गए हो तो तुम लौट जाओ, गगन के सितारों न दो साथ मेरा, अकेला चला था अकेला चलूंगा। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर, टैगोर जिन्हें आप कहते हैं, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया टू विन द Nobel Prize. He bagged this prize in literature. He has also said the same. कि जब तुम्हारा डाक सुने कोई ना से, तब एकला चलो एकला चलो एकला चलो। जब तुम्हारी आवाज सुनकर कोई नहीं आता है, तो अकेले चलो अकेले चलो अकेले चलो।
और मैंने भी अल्ट्रामैन करने के बाद जो कविता लिखी, उसमें भी मैंने यही बात कही कि तुम्हारा मुकाबला किसी और से नहीं है, तुम्हारा मुकाबला खुद से है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस दिन आप ये समझ लोगे कि तुम्हारा मुकाबला तुम्हारे अंदर से है, तुम्हारे भीतर से है, खुद से है, उस दिन आप किसी भी जंग को जीत सकते हो। तुम्हारा मुकाबला किसी और से नहीं। इसमें कुछ उर्दू के अल्फाज हैं, इसलिए शायद आपको कभी मानी समझने में थोड़ी दिक्कत आए, अर्थ समझने में, इसलिए मैं उसके पहले थोड़ा बता दूं कि तरबियत का मतलब होता है टीचिंग, लर्निंग। सुकरात की तरबियत का मतलब होता है सत्य की सिखलाई, टीचिंग ऑफ ट्रुथ, क्योंकि सुकरात ने सत्य के लिए अपनी जान कुर्बान की थी, सत्य कहने के लिए। जो उरूज का मतलब होता है हाइज, लाइफ में ऊंचाइयां आती हैं। जवाल का मतलब होता है लोज, मतलब जीवन में आप बहुत नीचे भी जाते हो, ऊपर भी जाते हो। इस तरह से कुछ और भी शब्द होंगे। जद्दोजहद, जिद आप जानते हो। अलहिदा का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मतलब जैसा कि शिव खेरा ने कहा है कि विनर डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो अलहिदा का मतलब होता है डिफरेंट। तो मैं इसी पर मेरी जो नज्म है वो मैं आपको सुनाता हूं कि मुकाबला नहीं मेरा कभी किसी और से, मुकाबला नहीं मेरा कभी किसी और से, जिद और जद्दोजहद मेरी खुद से खुददार की। हसरते गुल नहीं न गम है मुझको खार की। गुल का मतलब होता है फूल और खार का मतलब होता है कांटे। हसरते गुल नहीं न गम है मुझको खार की, न चाहते सल्तनत है तरबियत खुदार की। खुदी का रंग अलहदा, खुदी का रंग अलहदा, न जंग आर पार की, न तीर न तलवार की, न तख्त न हथियार की, न जीत है न हार है बस खुद पे एतबार है। न जीत है न हार है बस खुद पे एतबार है, ठान ली तो ठान ली परवाह नहीं तूफान की। उरूज और जवाल है, उरूज और जवाल है, फैसला कमाल है, फासला कोई भी हो हौसला मिसाल है, फासला कोई भी हो हौसला मिसाल है। तो योर लाइफ, no distance is the distance which you cannot walk through, run through or achieve. Success is a journey, it is not a destination. इसलिए any distance is no distance, because once you achieve a goal, you have to set another goal. Now the another important thing, which is most important, which I always speak to the students and common people, that you have strong nerves, stronger muscles, but the strongest mind, more than ever you have imagined, more than what you have thought of, that how strong your mind is. But this strong mind is in subconscious, is there embedded, which you have to identify, you have to recognize, you have to discover. If you have not discovered this strongest mind, you can utilize this superpower within you, this supercomputer within you. So how to realize it? How to identify it? How to discover it? Yes, you can. But you need to have a passionate, brave heart. What is passionate, brave heart? A heart full of passion and ready to take any risk. Ready to be a courageous person.
So, the first and foremost thing is, if you want to utilize that supercomputer, your mind, the iron mind, then you need to have an iron will, and that iron will needs to be created by starting a passion, by conceiving a passion. And if you have a passion for something for which you can do anything, now I will tell you about what should be the passion, how it should be to achieve the strongest one. Once a student who went to his guru, approached his guru and told him that I have learned all the texts in the library, all the books you have provided. Now give me the ultimate knowledge, ultimate truth. The guru, the monk, the Zen master told him, better go back, learn more. I will tell you the ultimate truth when the time comes. The monk, the student again questioned, no, I want to know the ultimate truth. I want to know the ultimate knowledge. I want to feel empowered because I have all the knowledge and I'm still not satisfied. Then the Zen master obliged him and told him, okay, then come with me. He went to a pond. He asked his student to follow him. The student followed. Step by step, he was entering into the deeper water. Finally, the student's neck was underwater, then his mouth was underwater, then his nose was underwater. He just tried to avoid the water to enter inside his nose. And suddenly, the guru, the Zen master, put the boy from his hairs and pulled the boy from his hairs and forced his face into the water. He started trying to be out from the tight grip of his Zen master. He was trying and trying and trying. Zen master just the right time and released his grip. The boy pushed Zen master and rushed outside the water. Zen master followed. The student was furious. What kind of Zen master you are? What the hell you did? I was just seeking knowledge. I was just asking ultimate truth, ultimate knowledge. And you tried to force me into the water. You tried to make me gasp for the single breathing. I could not even breathe. How could you do so? What kind of teacher you are? The Zen master said. That is what I want to know from you.
Whether you thought of knowledge when I was putting your head inside the water? No. Whether you were thinking of your parents? No. Whether you were thinking of your success in life? No. Any materialistic thing? No. Then what you were thinking? I was just wanting to have a single breath. You just wanted to out of your grip and have a breathe. So that is what is required. The passion should be like that you want nothing but that breathing. That breathing. That if you want like that anything, that will be your passion. And then you can do anything. And then your mind will be the strongest. I must tell my own story. थोड़ा हिंदी में भी Okay. हमारे कुछ समझ नहीं। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। जब मैं आयरन मैन की तैयारी करने की सोचा, तब तक मैंने 42 किलोमीटर की दौड़ नहीं लगाई थी। तब तक मैंने कभी स्विमिंग जो है वो अच्छी स्पीड से 100 मीटर से ज़्यादा भी नहीं किया था। जबकि स्विमिंग करनी थी वहाँ पे लगभग 4 किलोमीटर। साइकिल चलाए हुए अरसा हो गया था, और जिस तरह की साइकिल आयरन मैन में चलाई जाती है, जो क्लीट्स वाली होती है, वो साइकिल तो मेरे पास थी भी नहीं, और उसकी मेरे पास प्रैक्टिस भी नहीं थी। मैं अपनी स्टोरी आपको सुना रहा था, अपनी कहानी अपनी जुबानी में आपको सुना रहा था। वो सुनाने से पहले आपके जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मुश्किल से कितने दिन हुए होंगे आपके रनिंग की शुरुआत करते हुए? 200 मीटर से 4 महीने में 21 किलोमीटर पहुंचे। सोचिए, उन्हें कहीं से उनके विचारों में ये बात आई कि उन्हें रनिंग करनी चाहिए, इनकी प्रेरणा मिली, और 4 महीनों में आज वो 21 किलोमीटर दौड़ पाते हैं 61 वर्ष की उम्र में। तो ये चमत्कार से कोई कम है? ये पैशन से कोई कम है? ये इस बात से कहीं भी एक अंश भी कम है कि वो उसे बड़ी शिद्दत से चाहते थे, और इसलिए पूरे यूनिवर्स ने उनके लिए ये सिद्ध करके दिखाया कि जो 200 मीटर में हांफने लगते थे, वो 21 किलोमीटर कर जाते हैं, दौड़ जाते हैं। आप में से कितने युवा हैं जो 21 किलोमीटर दौड़ सकते हैं? कितनी युवतियां हैं जो 21 किलोमीटर दौड़ सकते हैं? और आपके प्रेसिडेंट जो 61 वर्ष के हैं, वो दौड़ सकते हैं। मेरी भी कहानी कुछ इसी तरह से शुरू हुई। ऐसा ही झटका लगा था मुझे जब के विजय कुमार जी ने अपने बुक वीरप्पन द चेज ऑफ ब्रिगेड को पब्लिश किया था सीसीआई क्लब में, और मैं भी वहां इनवाइटेड था। और वहां पे उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने अपना फिटनेस बहुत अच्छे तरीके से बनाए रखा है, और यही कारण है कि 3 दशकों तक जिस वीरप्पन ने केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु के ऑफिसर्स को, उनकी सरकारों को नाको चबा कर रख दिया था, जिसने कई पुलिस अधिकारी और कई फॉरेस्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को मार गिराया था। उस पोचर को, उस जो जानवरों के, जंगली जानवरों के विभिन्न अवयवों का व्यापार करता था, उसको इनकाउंटर करने वाले के विजय कुमार, जो बहुत अच्छे शूटर थे, बहुत फिट थे, उस उम्र में भी, रिटायरमेंट के बाद आज भी, जब वो कश्मीर के सुरक्षा सलाहकार हैं, तब भी उनकी फिटनेस देखकर आप दंग रह जाएंगे। वो इनकाउंटर करने में सक्सेसफुल रहे। और जब उन्होंने बताया कि 52 वर्षीय वीरप्पन का जब पोस्टमार्टम हुआ, तो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने क्या घोषणा की आपको पता है? कि वीरप्पन के भीतर के शारीरिक अवयव 25 वर्ष के युवक जैसे स्वस्थ हैं। 52 वर्षीय वीरप्पन के शारीरिक अवयव 25 वर्ष के युवक जैसे स्वस्थ हो सकते हैं। तो 25 वर्ष के युवक का 25 वर्ष के युवक जैसा स्वस्थ क्यों नहीं होना चाहिए? 30, 35, 40 वर्ष के लोगों का
स्वास्थ्य उस जैसा क्यों नहीं होना चाहिए? और मुझे लगा मैं भी एक पुलिस अधिकारी हूँ, अगर वीरप्पन को मारने के लिए, उन्हें इस तरह का इनकाउंटर करने के लिए उन्हें उसकी तरह का ही अगर स्वास्थ्य रखना पड़ा, उससे बेहतर रखना पड़ा, तो मुझे भी उससे बेहतर रखना पड़ा। एक तरह से वीरप्पन मेरे लिए चुनौती था और मेरे लिए प्रेरणा स्थान बन गए के विजय कुमार। और मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया 3-3.5 महीने पहले, जब ये होने वाला था अगस्त महीने में मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। तब मैंने बताया मुझे साइकिलिंग भी ढंग से चलानी नहीं आती थी, जिस तरह की साइकिल चलानी थी, ना ही मेरा स्विमिंग उस तरह का अच्छा था और ना ही रनिंग। लेकिन इन तीनों के लिए सब ने मुझे हतोत्साहित किया कि ये नहीं हो सकेगा। लेकिन एक बार जो ठान ली तो ठान, परवाह नहीं तूफान। और मैंने शुरुआत कर दी, तैयारी, गिरता पड़ता रहा, चोट लगते रहे साइकिल चलाने में, क्योंकि वो साइकिल ऊंची होती है और उसके क्लीट्स से छोड़ने के साथ आपका कोई स्टैंड नहीं होता, इसलिए आप अगर आप सही ढंग से उतरना नहीं जानते तो चोट लगते। पर हार नहीं मानी। 3.5 महीने के अंदर अगस्त में मैं विशी फ्रांस में पहुंच गया और वहां जो हुआ वो इतिहास था, और वही इतिहास का परिणाम है ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। ये आप जो देख रहे हैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड और कुछ भी नहीं, उसी का परिणाम है। मैंने सोचा नहीं था कि ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनने वाला है, कि मैं पहला भारतीय अधिकारी हूँ, कर्मचारी हूँ सरकारी, जिसने कि आयरन मैन किया है। उन्होंने रिकॉग्नाइज उसी समय किया था। जो ये रिवॉर्ड है वो आज, मतलब अब इस वर्ष उन्होंने मुझे सौंपा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी बड़ा नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। आपके मस्तिष्क के बाद, आपका मस्तिष्क सर्वाधिक शक्तिशाली है, उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा समाई है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत सबने पढ़ा होगा, जिसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरी। उसमें यह कहा जाता है कि एनर्जी नेवर डिकेज, ओनली ट्रांसफॉर्म। मैं भी यही कहता हूं कि आपके अंदर की ऊर्जा भी नष्ट नहीं होती और जगत की ऊर्जा भी, ब्रह्मांड की ऊर्जा भी, और आप अंदर से विकसित और आपके पास आकर्षण। इसलिए उस ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है। अगर आप नकारात्मक होंगे तो आपकी ऊर्जा नकारात्मक हो जाएगी, आप सकारात्मक होंगे तो आपकी ऊर्जा सकारात्मक हो जाएगी। इसलिए ऊर्जा केवल ट्रांसफॉर्म होती है। गीता में जिस प्रकार से कहा गया है कि नैनम चिंतन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पापः, न चैनम क्लेदयन्ति आपो नैनम शोषयति मारुतः। न आत्मा को शस्त्र भेद सकती है, काट सकती है, ना उसको आग जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना पानी गीला कर सकती है। तो वैसे ही ऊर्जा को भी कोई कुछ नहीं कर सकता। और आत्मा और ऊर्जा विज्ञान तथ्य मुझे एक जाता है, और इस ऊर्जा को जिसने पहचान लिया उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, असंभव उसके लिए भी संभव हो जाता है, और संभव हो जाता है, आई हो जाता है और एम पॉसिबल हो जाता है। सो ये पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल अंडर द सन इन दिस यूनिवर्स टिल यू रियलाइज एंड जब एनर्जी को रियलाइज करते हो तब तक उसके बाद सारे रास्ते खुल जाते हैं। अब हम अगले मुद्दे पर आते हैं कि इसके बाद मेरी उसमें नया ट्विस्ट है, नया टर्न है। और मैंने अल्ट्रामैन अपने साल 2018 में हासिल किया। ये भी एक रिकॉर्ड है, पहला भारतीय अधिकारी हूँ और अब तक किसी ने अल्ट्रामैन का खिताब नहीं जीता है, टाइटल नहीं जीता है। भारतीय अधिकारी और कर्मचारियों, ये अलग बात है कि अल्ट्रामैन डिस्टेंस एक डिफेंस के ऑफिसर पिछले साल दौड़े हैं और उन्हें डिफेंस का बड़ा पुरस्कार भी उसके लिए मिला है, लेकिन अल्ट्रामैन में सहभागी नहीं हुए इवेंट। तो इस इवेंट
में जब मैं 2018 में सहभागी हुआ, उसके पहले की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ यूं कि मैं पुणे से गोवा के साइकिलिंग चैंपियनशिप में भाग लिया और मेरी प्राइवेट व्हीकल जो मेरा क्रूइंग का काम कर रही थी, मेरे पीछे चल रही थी, उसके ड्राइवर से कुछ गलती हो गई और उसने मुझे घाट सेक्शन में उड़ा दिया। इसके कारण मेरे शरीर की 3 हड्डियां फ्रैक्चर हो गई, क्लैविकल, स्कैपुला और अपर रिब। क्लैविकल कहते हैं यहाँ की हड्डी जो जुड़नी बहुत मुश्किल होती है, स्कैपुला कहते हैं पीठ कंधे की हड्डी पीछे से, और अपर रिब कहते हैं ऊपर वाले पसली। ये तीनों हड्डियां टूटने के बाद मैं यहाँ संचिति हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। वहाँ मेरा इनिशियल इलाज हुआ, फिर मैं एच.एन. रिलायंस हॉस्पिटल गया, वहाँ मेरा अगला इलाज हुआ, बॉम्बे हॉस्पिटल गया और अंत में डॉक्टर अनंत जोशी के हॉस्पिटल स्पोर्ट्समैन में गया। इन सभी में इलाज के दरमियान मुझे एक बात अच्छी तरह पता चली कि अब मेरा स्पोर्ट्स का जो जीवन है उसमें एक बड़ा ठहराव आ गया है। और सबने यही कहा कि 6 महीने तक किसी प्रकार का व्यायाम आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको 6 महीने के बाद आपका रिहेबिलिटेशन होगा, फिजियोथेरेपी होगी और तब आप कर सकते। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मुझे लगा अगर इस वक्त मुझे ये 643 किलोमीटर की 643 किलोमीटर की दूरी नहीं तय करने देना चाहता तो कुछ बड़ा कराना चाहता है मुझसे। अगर ईश्वर आपके धनुष की प्रतिष्ठा पीछे खींचता है, इसका अर्थ है कि आपका निशाना और दूर तक वो पहुंचाना चाहता है और बड़े लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता है। और इसलिए मैंने अपना रजिस्ट्रेशन रेस्ट करते वक्त अल्ट्रामैन ऑस्ट्रेलिया के लिए करवाया। अल्ट्रामैन ऑस्ट्रेलिया का रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त मुझे ये प्रश्न भी पूछेगा कि why do you believe that you can finish Ultraman? You have done only one Ironman. Ultraman की जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, वो आयरन से लगभग 2.5 गुनी होती है। केवल दौड़ जो होती है वो 2 गुनी होती है और बाकी चीजें 2.5 गुनी होती है। 12 घंटे में पहले दिन आपको 10 किलोमीटर ओपन वाटर में स्विमिंग करना होता है, जो कि पैसिफिक ओशन में मुझे करना था, और फिर आपको 146 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होती है केवल 12 घंटे के अंदर। वो करने के बाद अगले दिन सुबह फिर 5:30 बजे इवेंट शुरू होता है। अगर आप नहीं पूरा कर सके तो आपको आउट कर दिया जाता है। अगले दिन फिर 5:30 बजे सुबह शुरू होता है और शाम के 5:30 बजे तक 280 किलोमीटर 281 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होती है, और वो भी डिफरेंट हिल्स के ऊपर से क्रॉस कंट्री। दूसरे दिन ये पूरा करते समय सिंगापुर की एक जो पहली आयरन मैन बन रही थी, वो लेडी थक गई थी और उसने कहा कि मेरा साथ दो, तो आई वॉज हेल्पिंग हर, आई वॉज साइकिलिंग विथ हर। मेरे पास काफ़ी समय था, इसलिए मुझे लगा कि मैं आसानी से पहुंच जाऊंगा। एक और को अगर आयरन मैन बन सकता है तो बेहतर है। लेकिन इसी बीच जब थोड़ा डाउन था शहर के अंदर, तो जब 50 किलोमीटर बाकी था, एक कार तेजी से आया। उसके साइड से मुझे झटका लगा, मैं दूर जाकर गिरा, मेरे साइकिल का हैंडल टूट कर बाहर गिर गया, ब्रेक बिखर गए और मैं घायल था। मेरे सिर पे चोट थी, बाएं पैर के, और अंगूठा दायां का फ्रैक्चर हो चुका था। वैसी अवस्था में मैंने हार नहीं मानी। मैं खुद से अपनी साइकिल बनाने लगा। इसी तरह कुछ अपने क्रू मेंबर्स की मदद से साइकिल बनाई, और जिस अवस्था में टूटी फूटी अवस्था में साइकिल को लेकर अगला 50 किलोमीटर चलाता रहा, और कुछ ही चंद मिनट पहले मैं उस दिन के पैरामीटर्स के अंदर, टाइम लिमिट्स के अंदर पहुंच गया। अब अगले दिन दौड़ना था और मेरे फ्रैक्चर्स और आहत शरीर, कई चोटें, कई निशान, कई दर्द। पर अगले दिन सुबह मैं मौजूद था 5:30 बजे रन करने के लिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं 40वें नंबर पर
रनिंग पूरा की, पूरे दर्द के रहते हुए ब्रूफेन खाकर मैं दौड़ा और मैं 40वें नंबर पर उस हालत में मैंने पूरा। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती, कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। एक बार आपने अपना मन बना लिया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसके आगे का जो मेरा सफर रहा है वो वैसा हुआ कि मैंने सोचा अब ये चीजें कर ली, अब ऐसा कुछ करो, जब 2 बार अपने आप रिकॉर्ड बन गए तब ऐसा कुछ करो जो अब तक किसी भारतीय ने नहीं किया। भारतीयों ने रैम किया था रेस अक्रॉस अमेरिका, जो कि 5000 किलोमीटर का है। अब तब तक 2 भारतीय रैम कर चुके थे, पर रॉ किसी ने नहीं किया था, इसलिए मैंने रैम नहीं लिया और मैंने रॉ लिया, रेस अक्रॉस वेस्ट अमेरिका। और मैं इस 1500 किलोमीटर के रेस में सहभागी हुआ। मेरे पास तैयारी के लिए वक्त नहीं था। मैं क्या करता था, जहाँ भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जाते थे, मैं वीआईपी सिक्योरिटी में था, आईजी वीआईपी सिक्योरिटी, और उसके पास मेरे पास एडिशनल चार्ज था आईजी पीसीडब्ल्यूसी का, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, और आखिर में तो मेरे पास एक तीसरा चार्ज था आईजी एडमिनिस्ट्रेशन था। लेकिन इसके बावजूद मैं जब भी बंदोबस्त के लिए जाता, मैं साइकिल साथ लेकर जाता। पहले साइकिल नहीं चलाता, पर वहाँ से निकलते वक्त साइकिल शुरू करता था, चाहे लातूर हो, औसा हो, धुड़िया हो, नंदुरबार हो, नांदेड़ हो, साइकिल चलाते हुए मैं वापस आता था मुंबई में। और उसने, भले ही मैंने कम साइकिल चलाई कुल मिलाकर, लेकिन मेरी प्रैक्टिस परफेक्ट हो गई लंबी दूरी तक लगातार चलाने की, रात भर जागने की। और इसका परिणाम ये हुआ कि जब रेस अक्रॉस वेस्ट अमेरिका में कर रहा था, तो वहाँ की चिलचिलाती धूप में मुझे दिक्कत जरूर हुई। दूसरे दिन मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी और मेरे आंतरिक हिस्सों में काफ़ी चोट आ गई थी, काफ़ी कष्ट आ गया था। ईजा जिसे कहते हैं कि जख्म हो गया था। तो मैंने अपने साथ जो डॉक्टर थे फिजियोथेरेपी, उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। मैंने सोचा वो कुछ मेडिसिन बताएंगे, तो उन्होंने कहा यू शुड क्विट। मैंने कहा केपी नेवर क्विट्स। एंड उस हालात में मैंने डबल ये करके, लेयर करके मैंने साइकिलिंग शुरू किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरिज़ोना और उटाह रीजन में जो टेम्परेचर होता है वो 48 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और रॉकी डेजर्ट्स होता है, इसलिए आंखों पे रोशनी चुभ जाती है और आपकी आंखें अंधे जैसी होती हैं। उसमें बहुत सारे टेक्निक्स का अप्लाई किया, कैसे क्या करना है। शरीर से पानी बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है, चिलचिलाती धूप में आपका शरीर जलने लगता है जैसे सिज रहा हो, लेकिन इसके बावजूद हार नहीं मानी। और जब मैं सॉल्टन सी रीजन में गया, जो कि समुद्र तल से 175 फीट नीचे है, और वहाँ से फिर हमें ऊपर चढ़ाई करनी थी, लगभग 58,000 फुट की ग्रेजुअल्स है रॉकी माउंटेन्स में कोलोराडो। और वो सब करते हुए उस ठंडे वातावरण में मैं कुल मिलाकर आखिर मैं पहुँच पाया जब मैं जॉब में रह गया ओपन सोलो कैटेगरी। मेरी उम्र तब 49 की 2019 में। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर आप चाहते हो कुछ हासिल कर। हिम्मत माता जो हिम्मत करते हैं उसको खुदा मदद करते हैं। सुलगती रेत पे तलने लगने कर फिर उसके बाद या फिर मैं यूँ कह सकता हूँ कि सली का शर्त है दुनिया में कुछ मुश्किल हवा के चलते हैं, जिसमें जहां भी आप चला सकते हैं, चाहे हवाएं और आंधियां उसे कुछ ये हुआ मेरा स्पोर्टिंग प्रवास। लेकिन इसके पहले का प्रवास कम इंटरेस्टिंग नहीं रहा है।
क्योंकि मैं जब गांव में था, क्योंकि मेरे पिता पुलिस ऑफिसर थे, फर्स्ट क्लास, ईमानदार, सच्चे, और इस कारण से उन्हें जब कहा गया कि आप लिख कर दे दो कि तुम यहाँ नहीं रहना चाहते गया कोतवाली जैसे बहुत इंपॉर्टेंट पुलिस स्टेशन में, तो उन्होंने लिख कर दे दिया, उनका ट्रांसफर दूसरी जगह उनके इसके लिए कर दिया और अपने रिलेटिव को वहाँ पर ले आया। इसका परिणाम ये हुआ कि जनता ने आंदोलन कर दिया और आंदोलन करने के बाद एसपी का तबादला वहाँ से हो गया। एसपी डीआईजी के पास गया, अपने अपमान की बात बोला और मेरे पिताजी को बिना किसी कारण के रिवर्ट कर दिया गया, बिना कोई रीजन बताए हुए। तब मैं माँ के गर्भ में पल रहा था और जब पिताजी का रिवर्सल हो गया तब मेरा जन्म हुआ, पर मेरे पिता ने भी इसे नेगेटिव नहीं लिया। मेरी शुरुआती पढ़ाई गांव के ऐसे गांव में हुई जहां पे ना तो बिजली थी ना तो सड़क था। उस वक्त 7 वर्ष की उम्र तक मैं गांव में रहा, अपने पूरे परिवार के साथ रहा, क्योंकि मेरे पिता ने कोर्ट में केस किया और गांव में खेती शुरू करी, ज्वाइन नहीं किया। और जब उन्हें न्याय मिला तभी उन्होंने ज्वाइन किया 7 साल के बाद। 7 साल के बाद जब शहर में आया तो मेरे लिए एक और झटका था। शहर के स्कूल में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं उनके साथ कोप अप नहीं कर पा रहा था। और जो तीसरी क्लास की जो आखिरी एग्जाम था, उसमें एक सब्जेक्ट में मैं 60 विद्यार्थियों में 54 क्रमांक पर आया था और एक सब्जेक्ट जिसे मैथमेटिक्स कहते हैं उसमें डबल लड्डू उठाया। मेरे माता पिता, मेरे भाई, बड़े भाई सबने समझाया कि तू रिपीट कर ले भाई, तू यहीं रुक जा, तू आगे जाने योग्य नहीं है। मैंने उनसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा मुझे एक मौका दो, अगर मैं क्लास 4th में प्रथम 10 विद्यार्थियों में नहीं आया तो मुझे इसी क्लास में रिपीट करवाना। मेरा कॉन्फिडेंस देखकर वो दंग रह गए, लेकिन उनकी मजबूरी थी, उन्होंने मान लिया। मुझे अगले क्लास में प्रमोट किया गया। मैं जब रिजल्ट का इंतजार कर रहा था तो 10 लोगों का नाम पढ़ा जाता है, उसको पुरस्कार दिए जाते थे हमारे स्कूल में। 10वें में मेरा नाम नहीं, 9वें में मेरा नाम नहीं, 8वें में, 7वें में, 6वें में, 5वें में, 4वें में। अब तो बोला मुझे तो रिपीट करना ही पड़ेगा, लेकिन पहले में सो दैट वाज द सी चेंज। आपने ठान लिया तो आप कुछ भी कर सकते, दैट इज द आयरन। आपने ठान लिया तो कुछ भी पा सकते। गांव का लड़का वहां पहुंचकर, खेड़े का लड़का, ग्रामीण भाग का लड़का वहां पहुंचकर वो टॉप कर जाता है, जो कि 54th रैंक पे था, वो फर्स्ट हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये केवल आयरन माइंड से हो सकता है, आपके मजबूत दिमाग से। ऐसी कई घटनाएं हैं मेरे जीवन में जो ये बताती है कि माइंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, बट यू नीड अ पैशनेट ब्रेव हार्ट टू डिस्कवर दैट माइंड, एंड यू कैन डू दैट, यू कैन डिस्कवर दैट। I always say that the real diamond is not one that glitters in the sunlight or daylight. The real diamond is the diamond which knows to showcase the delicate artwork of light in the darkest place and in the darkest moment. अंधतम क्षणों में, अंधकारतम क्षणों में और अंधकारतम जगह पे, स्थान पे जो हीरा रोशनी की किरणों को बिखेरना जानता है, वही सच्चा हीरा है। तुम में हीरे की सिफत है तो अंधेरे में मिलो, धूप में कांच के टुकड़े में चमक जाओ।
तुम्हें ये करके दिखाना होगा कि तुम कांच के टुकड़े नहीं, तुम हीरे हो, रियल डायमंड। बचपन से मैंने एक बात सीखी कि कभी किसी की आलोचना को दिल पे लो, ना लो मैं नहीं कहूंगा, दिल पे लो, लेकिन उस आलोचना को इतना दिल पे लो कि आप ऐसा कुछ कर दिखाओ कि आलोचना करने वाला तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए बाध्य हो जाए। He should be compelled to praise you, he or she, those who are criticizing you, those who are giving or issuing wrong comments against you. They should be compelled to praise you. And that is what I did throughout my life till date. जो भी मेरी आलोचना करते हैं वो बाद में अंततोगत्वा मेरी स्तुति करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि वो पाते हैं कि इसमें अदम्य इच्छा शक्ति, इसमें इस्पाती दिमाग है इसके पास, और he can achieve anything if he wants. So मैं लेकिन कभी भी अपने लिए नहीं चाहता, मैं जो कुछ चाहता हूं सबके लिए चाहता हूं। अगर केवल स्वार्थ हावी हो जाएगा तो आप कभी विजय नहीं पा सकोगे, क्योंकि ऊर्जा तो समस्त है जो बिखरी पड़ी है, उसको समेटना है तो समस्त को लेकर चलना पड़ेगा। अकेले आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा। मेरे जीवन में एक बड़ा पड़ाव आता है 12वीं की परीक्षा के वक्त, जिस वक्त मैं ड्रॉप आउट हुआ, जिस वक्त मेरा गैप ईयर हुआ है। 12वीं की परीक्षा के आखिरी 15-20 दिन बाकी थे, और तभी मेरे घर के पड़ोस में एक सार्वजनिक कुएं को घेरा जा रहा था दीवार बनाकर, और उस दीवार को रुकवाने में पहुंच गया। अब वहां के डीवाईएसपीज, एसपी सभी वहां पहुंच गए, और वो कहने लगे तुम्हें क्या जाता है, ये सार्वजनिक कुआं है, लेकिन तेरा क्या जाता है, तू तो इसको यूज करता नहीं, तू अपनी पढ़ाई कर, तू 12वीं का विद्यार्थी है। मैंने कहा ऐसे कैसे, गलत चीज कैसे होने दूं? और इसका परिणाम ये हुआ कि लगभग 1 सप्ताह के बाद मैं अपनी पढ़ाई से थककर क्रिकेट खेल रहा था। शांति को मिटाने के लिए कि वहां से पुलिस आई और उसने मुझे उठा ले गई। रात भर मेरी प्रताड़ना हुई और सुबह घर पे छोड़ दिया। उस जमाने में फोन नहीं थे, ट्रंक कॉल होता था। घर वालों को पता नहीं कि मेरी दीदी वहां रहती थी, छोटी दीदी जो मेरे से जस्ट 2 साल बड़ी थी। बड़ी दीदी की शादी हो चुकी थी। बड़े भैया लेक्चरर थे दूसरी जगह पे इंग्लिश के, और केवल छोटी दीदी और हम 2 भाई उस घर में रह रहे थे। पिताजी अपने पोस्टिंग के स्थान पे थे। तो किसी तरह से ट्रंक करके फोन किया गया, पिता वहां से निकले। सुबह जब मुझे वापस छोड़ दिया गया तब तक पिता नहीं पहुंचे थे। मैं वापस जब सब लोग रात भर इंतजार के बाद सो गए, ये समझ के कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और पिता के पहुंचने पर सब कुछ किया जाएगा, मैं जाकर निकलकर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था कि उस पुलिस इंस्पेक्टर को मार ही डाला। पत्थर लेकर एक थैले में भर कर गया था, लेकिन पिता डायरेक्ट वहीं पहुंचे पुलिस स्टेशन और उन्होंने मुझे बाहर देख लिया। पिता ने मेरी पूछताछ की, मेरा खैर पूछा, और उसके बाद जब उन्होंने मुझे जांचा तो समझ गया कि मैं गुस्सा। फिर उन्होंने पाया कि थैले में पत्थर है। उन्होंने कहा ये किसी ने, तो बोला मैं उसको उस पुलिस वाले को जिसने मुझे मारा उसको मारा, क्या फायदा? क्या एक गलती का जवाब दूसरी गलती हो सकती है? तो मारो, लेकिन ऐसी होनी चाहिए जो उसके दिमाग पे पड़े, उन लोगों पर असर पड़े कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, और तुम सोचो क्या कर सकते। पर मेरे गुस्से का पारावार ना था।
उन्होंने आखिरकार मुझे लिया और गांव चले गए। गांव में उन्होंने मुझे फिर इतने वर्षों बाद खेत खलिहान में डाल दिया। मैंने साल भर खेती की, नेहरू युवा केंद्र का काम किया, नेहरू युवा केंद्र की पत्रिका युवा संदेश का संपादन किया, और फिर मैंने एज अ गैप ईयर के बाद बाहर से परीक्षा दी। बहुत कम अंक आए मेरे, सेकेंड क्लास के अंक आए गर्ल साइंस में, मैथ में मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था। लेकिन ऐसी परिस्थिति के बाद जब गांव में साल भर रहा, बिना पढ़ाई के, बिना टीचर्स के गाइडेंस के, तो सीधे जाकर एग्जाम दिया। उस समय बाईजूस भी नहीं था, कोई ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं था, और आप समझ सकते हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो अगर 12th का स्टूडेंट हो और उसे ये सब ना हो तो क्या कर पाएगा। सेकेंड क्लास में मैं पास किया, और फिर मैंने पिता से कहा कि मैंने उसी समय निर्णय लिया IPS ही बनना है, और जहाँ भी मैं IPS बनूंगा वहाँ भी मैं पुलिस प्रमुख बनूंगा, वहाँ किसी भी व्यक्ति पर अत्याचार नहीं होने देने की कोशिश करूंगा, किसी पे भी झूठे केस रजिस्टर नहीं होने दूंगा, और किसी भी बड़े से बड़े अपराधी को छोड़ूंगा नहीं, जिससे कि लोगों को ये लगे कि सचमुच मानवता है और न्याय है। और यही काम मैं तब से अब तक करता है। तो ये दूसरी सीख थी कि एक गलती का जवाब दूसरी गलती नहीं होती, बल्कि दूसरा सही होता है। एक नकारात्मकता का जवाब दूसरी सकारात्मकता होती है। एक पत्थर का जवाब पत्थर नहीं हो सकता, ढाल हो सकती है, और उस पत्थर को फूल बनाने की कोशिश हो सकती है। तो नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए सोचता हूं आज जो युवा देश में सबसे बड़ी युवा शक्ति है, अगर वो बेरोजगार है, उनके पास उद्योजकता नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, उनके पास नौकरियां नहीं है, तो दे कैन बिकम अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। सो उनमें सकारात्मक ऊर्जा भरने की जरूरत है, उनमें स्पोर्ट्स का कल्चर भरने की जरूरत है, उनमें साहित्य की संस्कृति भरने की जरूरत है, उसमें भारतीय संस्कृति के संस्कारों को भरने की जरूरत है, उनमें हमें जरूरत है एक दिशा देने की, कि वो दिशा जिससे कि वो इस देश की समृद्धि को भी बढ़ाएं और खुद को भी समृद्ध करें, खुद को भी संगठित करें, खुद को भी सशक्त बनाएं, सक्षम बनाएं। मैं हमेशा से अन्याय का विरोध करता रहा हूं, और उसके लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मन की आवश्यकता है। हमारे स्कूल में रक्षाबंधन की छुट्टी थी, शनिवार का दिन था, छुट्टी कैंसिल कर दी गई और हमें बुलाया गया था स्कूल, और वो भी एक ऐसी परीक्षा के लिए जिसमें कैंपस के बारे में प्रश्न पूछे जाते थे। मैं पहुंच तो जरूर गया समय पे, समय से पहले, और जितने भी विद्यार्थियों के लिए एक मसौदा तैयार किया जिसपे यह लिखा था कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है हमारा, और तमाम भारतीयों के लिए, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, रक्षाबंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज हमें अपने बहनों की परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, अन्य किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की हमें आवश्यकता नहीं है, और इसलिए हम आज के दिवस को छुट्टी घोषित करवाने की अपील करते हैं। और ये करके मैंने सभी का सिग्नेचर लेके, स्वाक्षरी लेकर, हस्ताक्षर लेकर मैंने नोटिस बोर्ड पर लगा दिया। प्रिंसिपल सारे जितने बदमाश विद्यार्थी थे उनको बुलवाना शुरू किया। प्रिंसिपल हमारे 6.5 फुट के ऑस्ट्रेलियन पृष्ठ थे, उन्होंने बुलाना शुरू किया, एक एक करके आते और उन्हें
बोला जाता है रस्टिकेट कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वैसे होगा, तुम्हारे पेरेंट को बुलवाते हैं, ये करते वो करते। आश्चर्य का विषय है कि किसी ने भी मेरा नाम नहीं बोला, लेकिन मुझे लगा कि मेरे कारण दूसरे क्यों सताए जाए। अगर मैं सही हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी चाहिए। मुझे मालूम था मुझे रस्टिकेट किया जा सकता है। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा। सारे टीचर्स हतप्रभ रह गए कि ये क्यों आगे आ रहा है। मैं आगे गया और मैंने स्वीकार किया कि ये मैंने किया है, इसका सूत्रधार मैं, मेरी हैंडराइटिंग है। आप हिंदी की टीचर सरोज डाडल मैडम से पूछ सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ, ये कृष्ण प्रकाश की है। और तब प्रिंसिपल ने, फादर रॉबर्ट सेलेट्री ने मुझे रस्टिकेट नहीं किया, ना ही मुझे कोई सजा दी। उन्होंने मेरी पीठ पर एक जोर की थाप मारी और बोला, शाबाश, मैं तुम्हारी साठ्यता पर बहुत खुश हूं। सो ये एक बात मैं ये बताना चाहता हूं कि कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हटना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर आपने वो किया है और उसके बदले आपको कुछ भुगतना है तो आप भुगतोगे, लेकिन आप सबकी नजरों के ऊपर उठ जाओगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैंने सीखा उससे, जब मैंने हिम्मत किया, और आज तक मैं हिम्मत करता हूं। अगर मैं कुछ करता हूं तो उसको स्वीकार करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं मैं अच्छा नहीं बनना चाहता। बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब तुम खूब चांगले आहात। मैं अच्छा नहीं हूं भाई, मैं सच्चा हूं। अच्छा एक मुकाबिल शब्द है, अच्छा एक सापेक्ष शब्द है। अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा हो सकता है। मैं सच्चा होना चाहता हूं। सच्चा, बहुत सच्चा सबसे सच्चा नहीं होता, सच्चा केवल सच्चा होता है। सच्चा अपने आप में संपूर्ण होता है। जिसके लिए वो बुरा है उसके लिए भी सच्चा है, जिसके लिए वो अच्छा है उसके लिए भी वो सच्चा है। उदाहरण के लिए, एक डकैत की बीवी के लिए वो डकैत अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो उसके लिए पैसे ला के देता है, खाना ला के देता है, प्यार करता है, उसके बच्चों की देखभाल करता है। लेकिन वो दूसरे के लिए बुरा होगा, लेकिन वो सच्चा नहीं होगा। तो सच्चा तब है कि मैं जिसके अगेंस्ट एक्शन लिया उसको भी लगना चाहिए मेरी गलती थी, इसने एक्शन लिया। भले ही मैंने उसको धोखा देने की कोशिश की, लेकिन ये हमारे धोखे में नहीं आया। जिसका एक्शन लिया सर ने पूरा जांच पड़ताल करके सही कार्रवाई की है। सो दैट आई वांट टू बी सच्चा। आई डोंट वांट टू बी अच्छा। आई डोंट वांट टू बी गुड। आई वांट टू बी ट्रू। आई एम ट्रूथफुल। And that is what is the philosophy of my life. That is what is the source of my energy. मेरी ऊर्जा का स्रोत वही है। मैं आप सब लोगों को, लंबा चूंकि चल रहा है इसलिए मैं आखिरी संदेश देना चाहता हूं कि मैं हमेशा पूछता हूं लोगों से कि प्रत्येक विशेषण का एक विलोम होता है, विपरीत होता है। जैसे सच का झूठ, सुख का दुख, ज्यादा का थोड़ा, बड़ा का छोटा, चौड़ा का संकरा, आनंद का विषाद, सुख का दुख। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं सत चित आनंद का विलोम क्या है? What is the antonym of Satchidanand? You will be perplexed. आप किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे कि नहीं, इसका क्या बता सकते? यस, सच्चित आनंद का विरुद्ध तब तक नहीं हो सकता जब तक आप दुष्चित, मिथ्याचित नहीं है। सच्चे चित से जब तक काम करोगे आनंद ही मिलेगा, और जब मिथ्याचित से काम करोगे, झूठे हृदय से काम करोगे,
करोगे तब जाकर आपको दुख मिलेगा। इसीलिए भारतीय संस्कृति में सच्चिदानंद विग्रह को क्या कहा गया? ईश्वर। ईश्वर और कुछ नहीं, सच्चे चित्त का आनंद है। शंकराचार्य ने भी लिखा कि शिवाष्टक में वो लिखते हैं कि न मे लोभ हो न मे काम क्रोधो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपं शिवोऽहं शिवः। सच्चिदानंद सच्चे चित्त का आनंद रूप न शिव न धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष न मैं मद हूं न मत्सर हूं न राग हूं न द्वेष हूं, तो मैं क्या हूं? मैं सच्चे चित्त का आनंद हूं। वो पूछते हैं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च भूमि न तेजो न वायु, तो मैं क्या हूं? सच्चे आनंद रूप शिव सच्चे चित्त का आनंद रूप मैं शिव। So when you do anything with true heart, then you get the eternal satisfaction, and that is ईश्वर। ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग ही और सात्विक उपयोग ही ईश्वर की प्राप्ति। और इसीलिए जब ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करते हो तो गीता कहती है योग कर्म, योग अपने कर्म की क्षमता। योग मतलब ईश्वर से कर्म, योग मतलब जोड़ना किसका? आत्मा का। तो योगा कर्म मतलब मेरे दोस्तों, आपको अगर जुड़ना है ईश्वर से तो अपने कर्म को, विद्यार्थी हो तो बहुत अच्छे से करो, व्यवसायी हो तो पूरी निष्ठा से पूरी ईमानदारी से व्यवसाय करो। 2 रुपया ज्यादा कमा लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन 10 रुपये को ज्यादा बेचकर आपको उससे ज्यादा होगा अगर आप सही चीज। आप ठगी करके कुछ पैसा कमा लोगे, भागते रहोगे, उससे मुंह छिपाते रहोगे, उससे आपको अपने आप को समाज के सामने आने लायक नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ईमानदारी से जो पैसे और सच्चे चित्त का आनंद जहाँ है वहाँ घर सुखी है, लोग सुख हैं, सब सुख है। और जब सब सुख है तो ईश्वर का घर में वास है। सो मेरे दोस्तों, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि लास्ट में साध्वी प्रीति सुधा जी की कथा से मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा कि एक बार शरीर के सभी अवयवों में लड़ाई शुरू हो गई। संघर्ष जोरदार था, सब अपने आप को श्रेष्ठ कह रहे थे। हाथ कहे मैं कुछ ना करूँ तो तुम्हारे कोई काम संपादित ही ना हो, पाँव कहे मैं चल कर ना जाऊँ तो तू कहाँ तक पहुँचे, तेरी मंजिल ही तुझे ना मिले। आंखें कहें मैं देखना बंद कर दूं तो तुझे मंजिल क्या है ये भी ना पता चले। कान कहे मैं सुनना बंद कर दूं तो तू तो बोलना भी बंद कर देगा। और मैं अगर सुनना बंद कर दूं तो तुझे ज्ञान क्या मिलेगा। तब जीवा कहती है कि अगर मैं साथ ना दूं तो तू बोल भी ना पाएगा, स्वाद भी ना ले पाएगा, कुछ ना कर पाएगा। तय हुआ, आत्मा ने घोषित किया कि ऐसा करते हैं आप लोग सब एक एक करके अलग अलग मनुष्यों के शरीर से चले जाओ। हाथ गया तो भी काम चलता रहा, आंखें गई तो भी काम चलता रहा, पैर गया तो भी काम चलता रहा, किसी का जीवा गई तो भी काम चलता रहा, किसी का सुनना गया तो भी काम चलता रहा। आखिर में आत्मा ने कहा अब मैं चलूं। जैसे ही उसने ये कहा सारे शरीर के अंदर हाथ छोड़ दिया, भैया तू मत चल, तू गया तो हम सब मिट्टी में मिल जाएंगे या पंचभूत में मिल जाएंगे। हमें यही रियलाइज नहीं होता कि जिस आत्मा के लिए, जिस अंतःकरण के लिए हमें काम करना चाहिए उसके लिए हम काम करते नहीं, और हम बिना उसके लिए कुछ सोचे एक दिन मिट्टी में जाएगा। बेहतर है इस बात का सोचे, अपने अंतःकरण का सोचे, सच्चे चित्त के आनंद के साथ अपने जीवन में तमाम बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयत्न करते रहे। धन्यवाद। जय जय जय।
आपका बहुत बहुत हम शुक्रगुजार है, आपने इतना समय दिया और सर के इस वक्तव्य में विद्वत्ता है। भले दिमाग की बात है लेकिन आई यहाँ हृदय से। इसमें मैसेज बहुत अच्छा है और सिर्फ मैसेज नहीं, उनकी खुद की लाइफ की स्टोरी। सर इतना मोटिवेशन लगा हमको आपकी बात सुनने, और इस काफ़ी परिस्थितियों से हम गुजरते हैं और कहाँ माइंड वीक होता है। और आपने जो बोला माइंड की जो स्ट्रेंथ है आपने डेमोन्स्ट्रेट किए, फिजिकल स्ट्रेंथ आई आपकी माइंड की स्ट्रेंथ से। जहाँ कहीं पे भी आपका काम नहीं था वहाँ पे आप एकदम ऊंचाई पे पहुँच गए, पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड आपने किया है। सबको इसमें बहुत सारा मैसेज है। आपका ग्रंथों का अभ्यास, आपका एक एक पठन, आपकी शायरी, आपके इंट्रोडक्शन में जो लिखा है उस वो महसूस किया हमने। सर हमारे लिए आप आइडल हो, आपकी तरफ देखते हैं और न्यूज़ पढ़ते हैं, और सबसे बड़ी सीख सच्चाई की जो दी है उन्होंने, जो मूलभूत है, जो हमारे सब धर्म सिखाते हैं, जो हमारे माँ बाप सिखाते हैं, वो फिर उन्होंने अपने लाइफ में उसका क्या रोल रहा है ये आपने कहा। जब आप कहते हैं तो हर चीज़ हमें बहुत पसंद आती है, रुचि आती है, क्योंकि वो यहाँ से कही गई है और किसी की कही सुनी नहीं, लेकिन आपके खुद की लाइफ के आचरण है। सर इट्स बीन ग्रेट प्लेजर। थैंक यू इज़ टू लेस वर्ड्स टू रियली एक्सप्रेस। हम जुड़ी रहेंगे आपके इस कार्यक्रम में, दो के नरेंद्र चंद्र गांधी की स्मृति दिन में आप आए, और रूबरू कभी फिर मौका मिला तो आपको इनवाइट करेंगे, और आशा रखता हूँ कि हमारे हजारों स्टूडेंट्स को आप मोटिवेट करेंगे।